हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक्स स्टार्ट करें। मैं विकास गुप्ता। आज हम लोग लेकर आए हैं सोशल क्लास 10th के यूपी बोर्ड एनसीबीसी बोर्ड के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। और हमारा जो नाम और हमारा जो आज की क्लास है उसका नाम है अंतिम प्रहार और सामाजिक अध्ययन का महामैराथन। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है जो बोर्ड्स का फेवरेट है वो ये है कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण कि 4 मेन कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण जो थे वो है हमारा पहला कारण है कि असंतुलित सामाजिक व्यवस्था यानी जागीरदारी व्यवस्था। दूसरा, आर्थिक संकट और खाली राजकोष। तीसरा, दार्शनिकों का प्रभाव और प्रबोधन काल। और निरंकुश और अयोग्य शासन। यानी कि अब इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे कि असंतुलित सामाजिक व्यवस्था यानी कि जागीरदारी व्यवस्था। उस समय फ्रांस में जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें था कि पादरी वर्ग, देन कुलीन वर्ग और तीसरा था किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग। यानी कि जो पहले वर्ग के लोग थे वो लोग चर्च में फादर थे, एंड देन कुलीन वर्ग जिनको कि बाय बर्थ उन्हें कुछ प्रिविलेज एंड कुछ टैक्सेस से छूट दी गई थी। जबकि तीसरे जो लोग थे जिसमें किसान, मजदूर और बिजनेसमैन थे उनके ऊपर सारे टैक्स का बोझ पड़ता था। यानी कि जो पहले 2 स्टेट के लोग थे, ठीक है, उनसे किसी तरह का कोई भी कर मतलब कोई भी टैक्स या कोई भी मतलब चीज़ें वसूल नहीं की गई, वसूल नहीं किया जाता था। जबकि उन्हें कुछ प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार दिए जाते थे। हाँ, मगर जो थर्ड क्लास था यानी कि जो मतलब जो थर्ड स्टेट था उसमें किसान, मजदूर और बिजनेसमैन के ऊपर कई सारे टैक्स लगते थे। आर्थिक संकट और खाली राजकोष। उस समय जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय करीब 7 साल जैसे लड़ाइयाँ हो रही थी, मतलब हर जगह से डिस्प्यूट हो रहे थे, हर जगह वॉर चल रहा था, जिसमें कि लुइस 16 ने के ऊपर इतना मतलब फिजूल खर्च था कि उसके कारण उसने कई जगह से कई लोगों से या कई कंट्रीज से लोन ले रखा था, जिससे कि वो अपने पूरे बेफिजूल खर्चों को पूरा कर सके। और इसके लिए वो जनता से मतलब कि टैक्स लिया करता था, जिसके कारण पब्लिक में रोष आ गया कि जब आप समर्थ नहीं हैं चलाने में तो आप टैक्स क्यों ले रहे हैं, जिसका असर हम पे पड़ रहा है। ठीक है। फिर दार्शनिकों का प्रभाव यानी कि जो फिलोसोफर थे उनका प्रभाव क्या था। ठीक है। तो जैसे कि अब उस समय में जो बड़े बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम है रूसो है, जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, इन लोगों ने फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डिग्निटी का मतलब जैसे थॉट्स को बढ़ावा दिया, जिसने कि जनता को निरंकुश शासन के खिलाफ सोचने की प्रेरणा दी थी। और इन लोगों ने कहा था कि जब शासन हो तो शासन में हर लोग के पास समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो। ठीक है। और इन्हीं थॉट्स ने जनता के अंदर बगावत करने की भी सोच को विकसित किया। ठीक है। फिर आता है हमारा निरंकुश और अयोग्य शासन। इसमें है कि जो लुईस 16वां था वो कमज़ोर भी था और अयोग्य था। कमज़ोर इन द सेंस कि वो फिजिकली कमज़ोर था, वो मेंटल तौर पे मतलब कमज़ोर था। उसको ये नहीं पता कि अगर हमें अपने राज्य को चलाना है तो हमें कहाँ पे कटौती, अपने खर्चों में कहाँ पर कमी करनी पड़ेगी, हम कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। और अयोग्यता मतलब उसके अंदर सम्राट बनने की कोई वैसे गुण नहीं थे जो कि उसे सम्राट बना सके। ठीक है। और जनता की समस्याओं को मतलब कभी भी उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पब्लिक की क्या दिक्कतें हैं या पब्लिक कैसे है।
और जो कुलीन वर्ग थे वो मतलब कि जो जिन्हें बाई बर्थ प्रिविलेज दिया गया था वो उसके अंडर में आते थे और वो उसके प्रभाव में थे, तो इसलिए वो शांत थे इसके लिए। ठीक है, तो ये 4 कारण थे मेनली जो कि फ्रांस की क्रांति के मतलब बहुत फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत ज़रूरी थे, या मतलब कि ये 4 कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर अब इसी का मैंने इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे या यूट्यूब या व्हाट्सएप चैनल पे मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान था, यानी कि जो यूरोप था तो उसमें कल्चर ने तो यूरोप में कल्चर ने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया हुआ था। तो यूरोप में जो जब हुआ था तो उसमें जो कल्चर का, जो संस्कृति का मतलब योगदान था वो ये था कि कला और काव्य संगीत, ठीक है, लोक कथाएं और लोक स्मृतियाँ और भाषा का महत्व। ठीक है, तो कला और कला संगीत में अगर बात करी जाए तो पोएट और आर्टिस्ट ने साझा विरासत यानी और गौरवशाली अतीत की कहानियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया था। यानी कि जो उस समय आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप में जो इतिहास की कहानी थी उसको इमोशनली रूप से मतलब सबके सामने लाया। ठीक है, लोक कथाएं और लोक स्मृतियाँ, वोकलिस्ट जोहान मॉटफ्रीड हर्डे जैसे जो फिलोसफर थे, उन्होंने लोक गीतों को और लोक नृत्यों को इकट्ठा करके सामान्य राष्ट्रीय भावना बुक्स गाइड्स को जगाने की कोशिश की। यानी कि इन लोगों ने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थे, यानी कि जो क्लासिकल डांस थे, जो क्लासिकल म्यूज़िक थे, उसके ज़रिए लोगों के अंदर मतलब देश के लिए भावना जगाने में ये लोग काफ़ी कारगर साबित हुए। ठीक है, भाषा का महत्व। ठीक है दोस्तों, पोलैंड में जहाँ कब्जा था पोलिश भाषा का, तो वैसे ही इन्होंने भी कहा था कि हमें भी अपनी लैंग्वेज चाहिए। जब आप किताब में पढ़ो तो लिखा है कि ये लोग चाहते थे कि हमारे देश का भी नाम हो, हमारा भी एक जियोग्राफिकल एरिया हो, हमारा भी एक अपना नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल फ्लैग हो, जैसी चीज़ें आनी चाहिए। और हाँ, हमारी भी एक नेशनल लैंग्वेज हो, जैसे कि स्पेन की स्पेनिश है तो हमारी भी एक फ्रांस की फ्रेंच होनी चाहिए। ठीक है, देन अगला सवाल आता है बेटा हमारा कि 1789 फ्रांस की क्रांति और फ्रांस के साथ साथ यूरोप में कौन कौन से प्रभाव पड़े। यानी कि जब 1789 में जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस और उसके साथ साथ यूरोप में क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसे हम जनरली शॉर्ट में देखा जाए तो 2 भागों में बांट सकते हैं कि एक तो रहता है फ्रांस पर प्रभाव, दूसरा है यूरोप पर प्रभाव। तो फ्रांस पर प्रभाव क्या था कि जब फ्रांस का जब 1789 यानी 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जब उसका असर फ्रांस पे पड़ा तो वो ये था कि निरंकुश शासन की ऑटोक्रेटिक राजशाही का अंत हो गया। ठीक है, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी आ गई, गणराज्य की स्थापना हुई, मतलब एक रिपब्लिक बना, जन्म आधारित प्रिविलेज की खत्म कर दिया गया, मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर जारी करना और नेपोलियन कंडक्ट का लागू होना, ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे था कि निरंकुश राजशाही का कैसे, जैसे कि जो लुइस 14 था वहाँ पे उस समय था कि जो मतलब राजा जो चाहे वो करेगा, राजा अपने काम के लिए फ्री है। ठीक है, मगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो ऐसा अब कहीं नहीं है। अगर जैसे कि भारत में देखेंगे आप तो आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो कोई भी काम अपने मन से नहीं करती, वो बकायदा उसके लिए मीटिंग बुलाती है, बैठती है, उस पर डिस्कस करती है, डिबेट करती है एंड डिस्कस करती है कि कौन चीज़ पब्लिक के फेवर में है, कौन चीज़ पब्लिक के अनफेवरेबल है,
और उसके बाद आखिर में जाकर के वो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए। मगर फ्रांस में यही चीज़ नहीं था। फ्रांस में आज़ाद ने जो किया, जो मन किया वो किया, मगर उसका असर किन पे कितना पड़ेगा, कौन लोग उस पर अफेक्टेड होंगे, कौन लोग अफेक्टेड नहीं होंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज़ का खात्मा हुआ, डेमोक्रेसी आई, मतलब कि जो शासन था वो अब पब्लिक के हाथ में आ गया। ठीक है, रिपब्लिक की मतलब गणराज्य की स्थापना की गई और बाय बर्थ जो प्रिविलेज दिए जाते थे वो खत्म हो गया। ठीक है, सिटीजन चार्टर यानी कि मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ। नेपोलियन कोड का भी लागू हुआ। अब ये तो बात हो गई फ्रांस पर, मगर इसके साथ साथ यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोप में जो था कि नेशनलिज्म का उदय हुआ। कहते हैं कि जब आप कोई काम करते हो तो आपसे इंस्पायर होकर आपका देखिए देखा कोई और भी उसी काम को करता है। तो ठीक जैसे जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस के अलावा जो बाकी भी थे, जर्मनी थे, पर्शिया थे, यहाँ भी मतलब नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई। निरंकुश ऑटोक्रेटिक राजशाही के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा, मतलब कि वो लोग भी अब उनके अंदर हिम्मत आ गई कि जब फ्रांस लुइस 14 के खिलाफ लड़ सकता है तो हम लोग भी, अदर कंट्रीज भी जहाँ जहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल्स है, ऑटोक्रेटिक मतलब राजशाही है, हम उसके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। फ्रीडम और समानता यानी कि स्वतंत्रता और समानता जैसे उदारवाद के प्रसाद, और वहाँ पे भी इक्वलिटी और फ्रीडम जैसे लिबरलिज्म का और भी मतलब सप्रेशन हुआ। साथ ही नेपोलियन के युद्धों से यूरोप की राजनीतिक सीमाओं का बदलाव, और इसके साथ साथ नेपोलियन ने जहाँ जहाँ लड़ाई की तो यूरोप का जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज थे उसमें भी चेंजेस होने शुरू हो गए। ठीक है, फिर फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब बोर्ड एग्जाम में आता है कभी कभी कि फ्रांसीसी क्रांति के मेन कारण। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है जो वापस रिपीट किया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ऑफिशियल तौर पे 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ठीक है, जब पेरिस के लोगों ने बास्टिल किले को तोड़ दिया था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के जो मेन कारण है वो क्या था, तो वो था एस्टेट जनरल का आह्वान। ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन और टेनिस कोर्ट की शपथ, बास्टिल पर हमला, मानव अधिकार और मानव एवं नागरिक अधिकार पत्र घोषणा, राजशाही का अंत और गणराज्य की स्थापना, आतंक का राज और नेपोलियन का उदय। यानी कि ये वो कारण हैं जब फ्रांसीसी क्रांति के मेन कारण थे। कभी कभी आप देखोगे कि तो यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा, कभी कभी शॉर्ट में मिलेगा और कभी कभी वेरी शॉर्ट में, यानी कि लॉन्ग यानी कि वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग में, ये तीनों ही सवाल पूछता है। ये क्वेश्चन करता है कभी कभी कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण को बताइए। तो आप अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो बस सकते हो कि प्रमुख कारण, उसमें ये इन सभी को आप ऐड कर सकते हो, उसमें फिर आप इन सभी कारणों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर शॉर्ट में बोलेगा तो शॉर्ट में ही आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना। अगर लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में आपको इन सभी चीज़ों को डील करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं आखिरी में जब वीडियो बनाऊंगा, मतलब आखिरी में क्लास करूंगा, तो इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो एक सेम क्वेश्चन था यहाँ पे कि मेन इवेंट सीक्वेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन द डिटेल। तो ये हुआ कब था, तो 14 जुलाई 1789, और मेन रीजन कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द टेनिस कोर्ट ओथ, स्टार्मिंग ऑफ बास्टिल, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन एंड एंड ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक,
द रीजन ऑफ टेरर एंड राइज ऑफ नेपोलियन। अब आता है बेटा यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। कि प्रथम विश्व युद्ध का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो यही सवाल आपको, देखिए मैं जितने सवाल डिस्कस कर रहा हूँ यही सवाल आपको वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में मिलेंगे। ठीक है, तो हमें बस मेन चीज़ों को याद रखना है। अगर हमें सिर्फ हेडिंग याद रहेगी तो अंदर हम उसको अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो उस समय भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पे थे। तो आर्थिक प्रभाव में आता है युद्ध, ऋण और करों में भारी वृद्धि या वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कीमती में बेतहाशा वृद्धि, और युद्ध की मांगों के कारण भारतीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। यानी कि अगर देखा जाए तो युद्ध, ऋण और करों में भारी वृद्धि, कि युद्ध, ऋण और करों में भारी वृद्धि यानी कि जो इनकम टैक्स था, जो एक्साइज टैक्स, जो कस्टम ड्यूटी थी, इन सब चीज़ों में वृद्धि हो गई, टैक्स बढ़ गया था। ठीक है, और जो इसेंशियल चीज़ें थी, जो चीज़ें हमें मतलब हर हाल में चाहिए थी अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उसके जो प्राइस थे उसमें मतलब डबल यानी कि 2 टाइम दोगुनी वृद्धि हुई थी। ठीक है, युद्ध की मांगों के कारण भारतीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। और हाँ, उस समय जो बैटल यानी कि जो वॉर था, तो वॉर के ड्यूरिंग जो भी सामान थे उसके जो डिमांड थी उसके कारण जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, कहता है राजनीतिक में तो भारतीयों का शोषण हुआ, यानी कि जो इंडियंस थे उनका हैरेसमेंट हुआ, जबरन भर्ती, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय जो हुकूमत थी भारत में, उसने जबरन बिना न चाहते हुए भी लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। और जिससे कि जो गांव का एरिया था वहाँ पे असंतोष, वो लोग गुस्सा हो गए। युद्ध के बाद रोलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों को लागू करना, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो भारत में उस जो ख़त्म हुआ तो विदेशी ताकतों ने यह देखा कि भारत में जो संघर्ष हो रहा है, जो भारत में मतलब इतने विरोध हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए रोलेट एक्ट लगा दिया गया, जहां पे किसी को कोई सुनवाई नहीं, बस सीधा मतलब उठाओ और जेल में बंद कर दो। ठीक है, और महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को जन आंदोलन बनने की प्रेरणा मिलना, और इसी के तहत जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन था, वो सत्याग्रह आंदोलन भी लोगों को जन आंदोलन की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कि जब महात्मा गांधी जैसे शख्सियत ने मतलब अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी अब बिना लड़े नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके जो सवाल हो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके हर सवाल को जवाब दूंगा। ठीक है, और इसके लिए हाँ, हमारी अगली क्लास अब कल या फिर परसों ज़रूर रहेगी, तो उसके लिए बने रहें। और आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मगर चलिए फिलहाल इन सभी सवाल को एक बार समरी मतलब फास्ट ट्रैक में रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति के मेन कारण कौन कौन से थे, कि व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो असंतुलित सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक संकट और खाली राजकोष, दार्शनिकों का प्रभाव और प्रबोधन काल, और निरंकुश और अयोग्य शासन। ठीक है, यानी देन यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए कला, काव्य और संगीत ने, लोक कथाएं और लोक स्मृतियां ने,
और भाषा का महत्व, इन 3 कारणों ने यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने पोएट्स थे, उन्होंने अपने अपने रचनाओं के जरिए लोगों में भावनाएं भरने की कोशिश की। ठीक है, क्लासिकल सॉन्ग एंड क्लासिकल डांस के जरिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें राष्ट्रीय भावना से जोड़ा। और भाषा यानी कि लोगों ने भाषा को लेकर भी अपने अंदर राष्ट्रवाद को पैदा किया। फिर भारत फिर आता है कि 1789 की फ्रांस क्रांति का साथ में यूरोप में कौन सा प्रभाव पड़े। हाँ, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, एक मैं चीज यहाँ बताना भूल गया था कि ये सवाल कभी कभी आ सकता है आपको लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी। अगर लॉन्ग में बोलते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, निरंकुश शासन का अंत, प्रजातंत्र और गणराज्य की स्थापना, ठीक है, जन्म आधारित विशेषाधिकार, इन सभी को आप हेडिंग वाइज लिख करके आप उसको डील कर सकते हो। और याद रखिएगा, ये सारे सवाल जितने भी हैं, सब कुछ आपको लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सब हो सकते हैं यहाँ से। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं तो छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। ठीक है, अब हम और हाँ, ये रहिएगा, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण स्टेट जनरल का आह्वान, नेशनल असेंबली का गठन और बास्तिल का हमला, मानव नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, राजशाही का अंत, आतंक का राज और नेपोलियन का उदय। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर, तो युद्ध के कारण ऋण में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कमियों में बेतहाशा वृद्धि, युद्ध की मांगों के कारण भारतीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। राजनीतिक प्रभाव, तो भारतीयों का शोषण, ठीक है, जबरन भर्ती से ग्रामीणों में असंतोष, रोलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों का लागू होना, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जन आंदोलन बनने की प्रेरणा मिलना। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, और आपको जैसा भी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसके बाहर तो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। ये सवाल आपको हर साल, चाहे वो 2020 का पेपर हो, चाहे 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, या 2018 का पेपर हो, आप देख लेना, आपको ये सवाल रिपीट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, अपना ख्याल रखें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।